27 मिनट हो चुका है, काफ़ी लंबा वीडियो है और जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग पूरा देखेंगे। हाँ, ये वीडियो भी पूरा लोग नहीं देखेंगे। हाँ, मतलब आप सोच सकते हो एग्जामिनर देखे ही नहीं उस क्वेश्चन को कि 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, दोनों का क्या लिखा है, आंसर बिल्कुल अलग था दोनों का। आप चाहते हो कि एंड्रॉयड डेवलपर बनना, ठीक है, सो आपको क्या करना है, बस 2 दिन जावा के ऊपर बिताओ, उसके बाद डायरेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करो और वहाँ पे काम करो। काम करते करते जो सीखना है सीख जाओगे भाई। जब हमने एमसीए किया था तो हमारे पास ऐसा कोई चैनल नहीं था, ठीक है, सो लेकिन आप लोग अब एमसीए कर रहे हो, आप बस सोचना आपके पास ये एग्ज़ाम आसान है चैनल है। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे साथ है अर्नब भाई। अर्नब भाई को आप सभी लोग जानते ही होंगे, फर्स्ट आप लोग इनका चेहरा देख रहे हो इससे पहले। सो मैथ का वीडियो हमारे चैनल पे बनाते हैं और काफ़ी टाइम हो गया कुछ मैथ का वीडियो नहीं आ रहा है, तो वो कब आएगा वो सब बात तो हम डिस्कस करेंगे ही। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे जो हम दोनों का एक्सपीरियंस रहा है। हम लोग 2018 में इग्नू से पास किए थे एमसीए, जो हमारा एक्सपीरियंस वगैरह है, क्या टफ़ लगा था हमको, क्या प्रॉब्लम्स आई थी, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या थॉट प्रोसेस है इग्नू के नए एमसीए को लेकर, ठीक है, तो वो सब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्नब भाई, वेलकम टू एग्जाम आसान। हाँ भाई। अर्नब भाई के अलावा ये चैनल पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि मैं अकेला इस चैनल को, आज जितने भी आप सब्सक्राइबर हैं मेरे हमारे चैनल पे, सो ये हम दोनों की मेहनत है, ठीक है, और आप साथ में ही किया था और आप लोगों का सपोर्ट है और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी 1 लाख भी करेंगे और 1 मिलियन भी बहुत जल्दी करेंगे। इस तरह से आप अगर सपोर्ट करते रहे, जोश रखना होगा। एकदम। सो अर्नब भाई, तुम्हारा मैं स्टार्ट करूँगा कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड है, मतलब एकदम 12th 10th से लेकर शुरू करके तुम अगर अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करो तो सब्सक्राइबर को, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा हेल्प होगा समझने में चीज़ों को। सो थोड़ा सा बताना ज़रा। देखिए सौरभ भाई, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं था, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन देखो हमारे यहाँ पे सब्सक्राइबर जितने भी वो सब लास्ट बेंचर है, वो सब हमारे तरह है, बैक बेंचर है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, हम लोग वो तो है, हाँ, वो तो है, वो लोग ही हम जैसे अलग से सीखना चाहते हैं। तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो बीएससी में मैथमेटिक्स था। अच्छा। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं ये बंदा मैथमेटिक्स से पढ़ के आया है तो बहुत जानता होगा, बहुत ब्रिलियंट होगा, वैसा कुछ बात नहीं था। तो उसके बाद मैंने जब एमसीए स्टार्ट किया तो पहली बार वो कंप्यूटर्स को थोड़ा अलग सा लगता था कि वो प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, कैसे होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक ही हो जाता है। थोड़ा धीरज रखना पड़ता है और लगा रहना पड़ता है कि मैं ये कंप्लीट करूँगा। तो अगर आप लगे रहेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी एमसीए आसानी से पास कर सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारे टाइम पे 2018 में जब हम इग्नू से एमसीए पास आउट हुए थे, तो हमारे स्टडी सेंटर में सिर्फ मैथ एक था और अर्नब भाई एक थे जो उस साल में पास आउट हुए थे। सिर्फ हम दोनों ने पास आउट हुए थे और जब हम तीनों ही साल में 6 सेमेस्टर्स में हम पूरे पास आउट हो गए थे। तो जब हम एंट्री किए तब कितने स्टूडेंट्स हैं अर्नब? लगभग 30-35 से ज़्यादा कंटिन्यू कर रहे थे और 50 से ज़्यादा भी एनरोल्ड हुआ करते थे। हाँ, सो मतलब 50 से ज़्यादा एनरोल्ड थे और हम जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब 30-35 कंटिन्यू थे। वो लोग हम लोगों के साथ पढ़ाई किए, एग्ज़ाम्स दिए, उसके बाद धीरे धीरे कम होते गए और कोई छूटते गए। उसके बाद हम लोग सिर्फ 2 ही थे जो 3 साल में पास आउट हो गए, 3 साल के अंदर पास आउट हो गए। सो मैं ये सोचता हूँ कि देखो, हमारे जैसे स्टूडेंट अगर इग्नू से पढ़ के पास हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है। अर्नब भाई, मैं तुमसे ये बोलना चाहूँगा कि ज़रा अपना तुम्हारा जो बैकलॉग क्लियर करने का प्रोसेस था वो ज़रा बताना कि, ठीक है, क्योंकि मेरा जो बैकलॉग था, मुझे फर्स्ट ईयर में बैकलॉग मिला था MCS 12 में, उसके बाद मुझे ज़्यादा बैकलॉग नहीं मिला। लेकिन अर्नब का बहुत ज़्यादा बैकलॉग था और उतने सारे बैकलॉग
होने के अलावा वो क्लियर कर गए, तो वो ज़रा स्टोरी थोड़ा सा बताना। हाँ, वो पहली बार तो सेमेस्टर में कितना बैकलॉग? फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 2 बैकलॉग हो गया था। पहला वो सी वाला पेपर में था और MCS 11 में भी था। MCS 11 और हाँ, MCS 12। MCS 11 और MCS 12। हाँ, ये दोनों ही पेपर बैकलॉग होता था। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा मुझे जो लगा कि MCS 11 में जो मुझे अलग से एक बार में ही पास करना होगा, ये मैं दूसरी बार नहीं दे सकता। तो सेकंड सेमेस्टर में मैंने जो किया कि MCS 11 के पीछे लगा रहा और MCS 12 में भी। तो उस समय MCS मतलब के जो सेकंड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स थे वो थोड़े ढीले पड़ गए, लेकिन MCS 11 और MCS 12 एक बार में मैं पास हो गया। और सी का जो पेपर था उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी हुआ मेरा। तो उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में कुछ पेपर मेरा बैकलॉग हो गया। तो ऐसे करके कुछ बैकलॉग होता था और कुछ क्लियर होता था। लेकिन मैं क्या करता था, हर बार वो बैकलॉग वाले पेपर दे देता था। एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार देता था, दूसरी बार में नहीं हुआ तीसरी बार में देता था। ऐसे करके जावा का पेपर मेरा 2 बार बैकलॉग में अटक गया था, लेकिन मैंने तीसरी बार उसमें कंप्लीट कर दिया उसको। अच्छा, जावा क्लियर किया तुमने तीसरी बार में। समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझो। तो जो भी हो, तो ऐसे लगे रहते थे हम लोग। तो मेरे साथ और भी दोस्त थे, तो मैं उन लोगों को भी ऐसा ही कहता था कि आप लोग लगे रहो। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद मेरा जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें भी मेरा 2 बैकलॉग पेपर रह गया था। लास्ट सेमेस्टर मतलब 6th सेमेस्टर। ओके, 6th सेमेस्टर में मेरा प्रोजेक्ट के अलावा भी 2 बैकलॉग का पेपर रहता था, वो मैंने लास्ट सेमेस्टर में क्लियर कर दिया। तो 3 साल में मेरा पूरा क्लियर हो गया और मैं MCA पास करके निकल गया। अच्छा, मेरा जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट ही किया, लेकिन अर्नब प्रोजेक्ट के साथ साथ 2 पेपर रेडी भी कर रहे थे। 2 कौन कौन से पेपर थे भाई? 2 पेपर मेरा था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, और एक था एडवांस्ड DBMS। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक टफ पेपर था, ठीक है। और मेरे को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक बात याद आ रहा है, जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पेपर दे रहा था तो तब मैं वीडियोस भी बना रहा था। हाँ, मैंने खुद पेपर नहीं क्लियर किया, लेकिन मैं साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते वीडियोस भी बना रहा था, ठीक है। और इनका पेपर में इनका वीडियोस मैं देखता भी था जब मैं क्लियर करने चाह रहा था। और एक यहाँ पे और एक बात बोलूँ कि मुझे AI बहुत, मतलब AI का पेपर मेरा एकदम तगड़ा रेडी था। एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा दिया, मतलब 80 to 90 आंसर किया। मुझे स्कोर कितना आया? 40। ये क्या भाई 40? फिर मैंने रिव्यू नहीं किया, क्योंकि पास करा दिया, बस हो गया, चलो ठीक है। तो भाई मुझे तो नहीं लगता किस तरह से ये सब वर्क करता है पेपर वेपर, और मुझे कभी सॉलिड प्रूफ मिल जाए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इनफैक्ट थोड़ा डिस्कस कर ही लेते, अर्नब भाई हमारे साथ है तो पेपर चेकिंग का हम थोड़ा डिस्कस कर लेते। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ निकल के आएगी। यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपने बहुत ही अच्छा पेपर लिख के आया है, लेकिन आपका जो नंबर है वो अप टू द मार्क नहीं है। काफ़ी बार होता है, लेकिन उससे डिसहर्टन नहीं होना है। अगर आपका पेपर क्लियर हो गया है तो फिर तो ठीक है, चलो इसके बाद आपको खुद डिसीजन लेना है कि आप नंबर के लिए रिव्यू कराएंगे या नहीं। लेकिन अगर आपका पेपर अच्छा नहीं आया है तो आप ज़रूर रिव्यू कराइए। आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि आप निकल जाओगे तो रिव्यू करा के आप देख सकते हैं। वैसे मेरा भी एक पेपर रिव्यू हुआ था, मैंने कराया था और उसमें मैंने पास भी कर लिया था। तो उसका जो एक पेपर है वो मैंने उसका फोटोकॉपी दिया था मेरे को, तो वो भी हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया है, क्यों है ना। तो वहाँ पे भी काफ़ी मतलब कि आप लिख के आए एक तरफ, उसके बाद आपको एक तरह से नंबर दिया जाता है, तो आप वो देख सकते हैं जो कैसे उस पेपर को स्क्रूटिनी किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, ये सब देख सकते हैं। वो फोटोकॉपी अभी भी तुम्हारे पास है ना? शायद होगा, लेकिन मुझे तो लगता है होगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ। लेकिन काफ़ी साल हो गया है तो मुझे लगता है। तो वहाँ पे मैं एक जो उस फोटोकॉपी में जो आंसर शीट था उसमें केस हुआ था, वो केस मैं बताता हूँ कि
अर्नब ने एक क्वेश्चन लिखा था, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसको 2 पन्ना लिखा था, 5 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 5 2 पन्ना लिखा था, ठीक है। उसके 2 पन्ने के बाद एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अर्नब ने उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर देना, मतलब 6 नंबर वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मार्किंग करना भूल गया। तो एग्जामिनर क्या सोचे, एग्जामिनर सोचे कि ये 5 नंबर वो क्वेश्चन नंबर 5 वाला ही कंटिन्यूएशन है, ये 1 2 3 4 ये 4 पन्ने का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 5 का है, के लिए ही है। तो एग्जामिनर ने क्या किया, वो 4 पन्ना देख के कितना 3.5 या 4 मार्क्स दिए, 4 मार्क्स दिए थे। मतलब आप सोच सकते हो एग्जामिनर देखे ही नहीं उस क्वेश्चन को कि 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, दोनों का क्या लिखा है, आंसर बिल्कुल अलग था दोनों का, सिर्फ अर्नब ने क्वेश्चन नंबर मिस कर दिया था, ठीक है। उसके लिए क्या हुआ कि जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन था उसमें 4 मिल गए, उसमें पूरा नंबर मिल गया। तो इससे पता चलता है कि ये तो एक एग्जाम्पल है, मैंने और भी बहुत सारे स्टूडेंट से ये कंप्लेंट सुना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो भी देख रहे हैं आप थोड़ा शेयर करें, और हमारे पास प्रूफ भी है, ठीक है, एक प्रूफ तो है, और जितने भी एक तो फोटोकॉपी है, एक तो फोटोकॉपी हमारे पास है, और अगर आपके पास भी इतना फोटोकॉपी हो, 1-2 इसी तरह का कुछ मिस्टेक वगैरह, तो सेंड करना हम लोगों को, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि इग्नू तक थोड़ा पहुँचे। मुझे नहीं पता कि इग्नू वाले देखेंगे भी या नहीं, लेकिन अगर आपका सपोर्ट हो तो इस तरह का कुछ वीडियोस हम बनाएंगे जहाँ पे इग्नू का, देखिए हम लोग सब इग्नू का अच्छा ही बोलते हैं, ठीक है, इग्नू का कोई बुराई नहीं करता, लेकिन जो फैक्ट है, जो बुरा चीज़ है उसे बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है, नहीं तो ये रिकवर नहीं होगा। सो इवैल्यूएशन और भी अच्छा हो सकता है अगर इस चीज़ को हटा दिया जाए। हाँ, तो यहाँ पे मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा कि जो लोग भी सोचते हैं कि इग्नू से पास करना ईजी नहीं है, बहुत टफ है, उस टफ का रीज़न क्या है, बेसिकली हमने जो देखा है कि कुछ लोग हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं और उनका ग्रेजुएशन भी निकला है कुछ और चीज़ों में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जियोग्राफी में हो सकता है, जियोग्राफी या हिस्ट्री में हो सकता है, पॉल साइंस में हो सकता है, तो वो एमसीए में आके वो पूरा भटक जाते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर ही अलग है, क्योंकि इसको एमसीए का आप बोल सकते हो सेमी बीटेक, ठीक है। सो यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाते हैं। और सेकेंड चीज़ के वो जितने भी लोग यहाँ पे एनरोल होते हैं वो सभी लोग जॉब वगैरह कर रहे हो, तो जॉब वगैरह करते करते इसको कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन आप देखिए, आप अगर चाहो तो पॉसिबल है, आप अगर रेगुलरिटी मेंटेन करके, आपका अगर पैशन है तो आप कर सकते हो पास, ऐसा नहीं है कि पास नहीं हो सकते, बस आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। मैं हर बार बोलता हूँ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अब भाई लगे रहो कि मुझे ये कंप्लीट करना है, इसे छोड़ना नहीं है, तो अगर आप लगे रहोगे तो वो ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। ये बात हम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे कुछ दोस्त भी है जो बार बार बैकलॉग आने से भी नहीं डरे, वो लगे रहे और फाइनली 3 साल से ज़्यादा ले लिए, लेकिन फाइनली वो क्लियर कर गए। हाँ, तो ऐसे ही आपको लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखो, अभी तो इग्नू का जो नया कोर्स स्ट्रक्चर आ गया है, उसमें तो आप मतलब आपका अगर आर्ट्स में बीए है, बीकॉम है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा घूम के आना, बहुत सारा चीज़ें मैटर कर गया। और मतलब आप अगर बीसीए या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप डायरेक्ट एमसीए कर सकते हो, और यही चीज़ ज़रूरी था, हाँ, बहुत ज़रूरी था। और नेक्स्ट वो थोड़ा मिक्सअप हो जाता है ना कि कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई मैथमेटिक्स से आ रहा है, कोई कंप्यूटर से आ रहा है, तो मिक्सअप होने से क्या प्रॉब्लम होता है, जो थोड़ा आगे है, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है या फिर जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है, वो तो इजीली सीख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा आगे नहीं जा सकते क्योंकि उनको बीए वाले या बीकॉम वाले को साथ में लेके चलना पड़ता है, तो थोड़ा गैप हो जाता है। तो इसीलिए सबको सेम लेवल पे आने के लिए ये चीज़ मुझे तो लगता है कि बहुत ही अच्छा है, सही है कि आप पीजीडीसीए करके आओ या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आओ या कंप्यूटर साइंस पढ़ के आओ, तो क्या होगा, वो आप थोड़ा सेम लेवल से आप लोग स्टार्ट कर सकोगे। और
इसके अलावा क्या होता है कि ये जो इधर का जो कोर्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत एडवांस किया हुआ है, तो आपको ज़्यादा सिखा सकते हैं वो लोग, तो आप लोग भी ज़्यादा सीखेंगे। नहीं, ये गलत बोल दिया, ज़्यादा वो लोग नहीं सिखाए, खुद सीखना पड़ेगा। तो टर्मिनोलॉजी गलत हो गया। इग्नू में कोई कुछ नहीं सिखाता भाई, आपको खुद से सीखना पड़ेगा। ये तो बहुत सही है, ये तो बहुत सही है कि आपको खुद सीखना है, लेकिन आपके पास वो स्कोप दे दिया है कि आप लोग भाई सीखो। ये हम लोग कोर्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग सीखो तो आपको बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिल सकता है आपके करियर के लिए। सो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, तो ये तो 2 फैक्टर मैंने बता दिया कि बहुत सारे स्ट्रीम से पहले आते थे, और दूसरा जॉब वगैरह करके वो लोग एमसीए कर रहे थे, लेकिन जॉब भी फैक्टर नहीं करता। ऐसे बहुत सारे लोग को मैं जानता हूँ जो जॉब करके भी इग्नू से एकदम टाइमली 3 साल में एमसीए निकाले। और एक चीज़ यहाँ पे जो आप परसेंटेज देखते हो ना कि इग्नू पे परसेंटेज बहुत कम है, पासिंग परसेंटेज विद इन टाइम, वो इसलिए कम होता है कि ज़्यादातर लोग क्या होता है बीच में छोड़ देते हैं, और प्रॉब्लम है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 40-50 साल की उम्र, भाई 40-50 साल की उम्र में ब्रेन इतना एक्टिव नहीं होता भाई, ठीक है। और वही कारण है आप जो लोग देखते हो परसेंटेज जो है इतना कम मिलता है आपको पासिंग, ठीक है। तो वो पासिंग परसेंटेज देखकर इतना घबराइएगा मत, ठीक है। आप अपना हिसाब से, आपका पैशन है, कुछ ना कुछ सोच के ही एमसीए में आए थे भाई, तो उम्मीद मत छोड़ना अपना, इसको बनाए रखना, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगा कि जो नया एमसीए स्ट्रक्चर है भाई, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये जो नया स्ट्रक्चर बनाया है। भाई हम लोग ने जो सिलेबस किया था वो मैं क्या बाबर आदम ज़माने पे छोड़ के आऊँ, वो छोड़ दिया हमने। चलो ठीक है, लेकिन वो जो हम सिलेबस जो कर रहे थे, मुझे जो लगता है कि अगर मुझे चांस मिलता कि वो सिलेबस ले या ये जो नया सिलेबस इन्होंने किया है ये सिलेबस ले, तो मैं डेफिनेटली ये नया सिलेबस, ऑब्वियसली इसको इस सिलेबस को आप बोल सकते हो फ्यूचर टेक्नोलॉजी, राइट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी। पिछला जो सिलेबस था मुझे लगता है वो आज से 15-20 साल पहले ठीक था, लेकिन आज के ज़माने में वो सिलेबस नहीं चल रहा, हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है। वो जो टेक्नोलॉजी हम लोग जो पढ़े हैं, हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ किए हैं, सिर्फ कोर्स पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सब चीज़ चला गया, वो हम लोग अब नहीं करते। इंडस्ट्री में उस पर काम नहीं होता, तो इंडस्ट्री बहुत आगे निकल गया है। तो अगर आपको इंडस्ट्री के साथ बनाए रखना है तो क्या होता है, आपको भी वो नया टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए। तो आपको ये इग्नू प्रोवाइड कर रहा है अब न्यू कोर्स स्ट्रक्चर में कि आप वो नया टेक्नोलॉजी सीख सके। और एक यहाँ पे मैं जो टेक्नोलॉजी देख रहा था, सो डेटा साइंस वगैरह, पाइथन, आर, ये सब तो था, लेकिन साथ साथ मैंने देखा जावा, ठीक है, एडवांस जावा पे ये लोग जो स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, ठीक है। वेब टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, मतलब हम लोग पढ़ते थे MCS 51 में सिर्फ JSP एंड सर्वलेट पढ़े थे। सो यहाँ पे जावा का जो MVC स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि जावा के ये जो नया टेक्नोलॉजी है इस पे ही अब काम होता है। तो आपको ये नया नहीं है, ये इस पे ही काम होता आ रहा था, लेकिन कॉलेज पे ये सब नहीं पढ़ाया जाता था। ये कोर्स पे तो नया है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोर्स पे तो नया है और इसी पे आप काम हो रहा है। तो आप लोग अगर ये पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अपर हैंड तो मिलेगा ही कि आप लोग थोड़ा आगे रहे, करियर पे थोड़ा और आपको सुविधा मिले। तो ये मुझे लगता है कि कोई भी बंदा अगर चाहता है कि मैं वेब टेक्नोलॉजी, वेब बेस्ड कुछ करना चाहता हूँ जावा पे, तो ये कोर्स जो है वो बहुत हेल्प करेगा वेब टेक्नोलॉजी का। और एक चीज़, ये जो डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, ये सब भी पढ़ा रहे हैं ये लोग, डेटा साइंस वगैरह जो पढ़ रहा है भाई। हाँ, डेटा साइंस को तो काम हो रहा है अभी। डेटा साइंस को तो बोला जाता है कि सेक्सीएस्ट जॉब 21st सेंचुरी, या आपने ठीक कहा सौरभ। सो डेटा साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें अगर किसी का इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है, तो आगे तो उसका बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है। और अभी आपने इग्नू से पढ़े किस तरह से जॉब वगैरह मिलेगा, उसके ऊपर हम अलग से वीडियोस वगैरह बनाएंगे, टॉपिक को चर्चा करेंगे। लेकिन क्या है कि आपको खुद को काम आना चाहिए, ठीक है। और ये जो सिलेबस है ना, इसको मतलब सिर्फ
पढ़ने वाला सिलेबस नहीं है, इस पे काम करने वाला सिलेबस। हाँ, यही सबसे अहम बात है इस सिलेबस का, ये कि अगर आप इस पे काम करोगे ना तो आप कह सकते हो आप करियर रेडी हो जाओगे। काफ़ी तरह से आपको बहुत सुविधा मिलेगी जब आप करियर शुरू करने जाओगे। हमने जब हमारा जो सब्जेक्ट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वो सिर्फ थ्योरी हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड मशीन लर्निंग 50 मार्क्स का पेपर रखा है, ठीक है, 50 मार्क्स का, लेकिन बहुत इफेक्टिव जो, और उसके साथ पाइथन नहीं, मशीन लर्निंग में आर यूज़ किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि पाइथन भी यूज़ कर सकते थे वो लोग, लेकिन ठीक है, लेकिन डेटा साइंस में पाइथन यूज़ हुआ। शुरू करने के लिए एक तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, तो वो तो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने देखा कि डेटा साइंस में पाइथन रखा है, इसलिए मशीन लर्निंग में आर रख दिया, तो आपको दोनों ही मिल गया, तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ हाँ, मतलब जितना तारीफ हम लोग यहाँ पे तारीफ करने बैठे इग्नू के कोर्स का, बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैं देखता था कि भाई जब हम लोग कर रहे थे, जो लोग बीटेक वगैरह रेगुलर से कर रहे थे, मैं देखता था भाई ये क्या मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, हाँ। हम लोग ये पढ़ रहे हैं। और मैं एक सच्ची बात बताऊँ, हम पढ़ने के समय भी हमें लगा था कि हम लोग थोड़ा बैकडेटेड सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो और हमको पता है कि हम क्या पढ़े थे, विंडोज 2000 और क्या वो स्क्रिप्टिंग पढ़ते थे हम लोग। लिनक्स का स्क्रिप्टिंग तो चलो ठीक है, लेकिन विंडोज 2000 हम पढ़ते थे। लेकिन क्या किया जा सकता है, अब तो डीबीएमएस में भी काफ़ी सुधार आ चुका है, मोंगोडीबी जैसा डीबीएमएस यूज करता है, वो सब भी अभी तो उसके लिए तो डायरेक्ट इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते थे कि MySQL, ओरेकल, तो उससे तो काफ़ी आगे निकल गया है इंडस्ट्री, तो हमको भी उससे कोप अप करना चाहिए, उससे थोड़ा तो वो भी पढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली। सो बेसिकली ये जो सिलेबस किया गया है बहुत इफेक्टिव है। और यहाँ पे एक चीज़ बात बताऊंगा मैं, हम लोग जब प्रोजेक्ट कर रहे थे भाई, तो हम लोग के माइंड में क्या था, किससे बनाए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाए, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाए, हमारे माइंड में ये था ही नहीं कि हम डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग या फिर इमेज प्रोसेसिंग इसके ऊपर कुछ बना, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं था, हम लोग नहीं जानते थे ये सब क्या होता है, जानते थे मगर हमें लगता था कि भाई बहुत बड़ा कुछ चीज़ है, और हम लोग तब अगर मशीन लर्निंग को फाउंडेशन नहीं था कि हम उसके ऊपर काम कर सके, तो इसीलिए हमारे पास जो वो कहते हैं ना, वो हाँ ट्रेडिशनल चीज़ पे ही चलो बनाते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा क्या पता, तो इसीलिए हम लोग वो ट्रेडिशनल जावा पे या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप या वेब या फिर ऐप ऐसा ही सोचते थे। लेकिन अब जो नए लोग एमसीए में जा रहे हैं, वो उनके लिए प्रोजेक्ट का बहुत ऑप्शन खुल गया है। हाँ, मशीन लर्निंग पे प्रोजेक्ट बना सकते हो, डेटा साइंस पे प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग के, ठीक है, तो मतलब बहुत कुछ ऑप्शन आपके लिए खुल गया है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर आप, और इसको पढ़ने के लिए आपको कहीं पे जाना भी ज़रूरत नहीं है, नहीं, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी मतलब क्या, आप यूट्यूब पे ही आओ, मैं तो बोलता हूँ हम दोनों ने, अच्छा तो कोई जगह ही नहीं है सेल्फ स्टडी। हाँ, हम दोनों ने कभी भी किसी जगह पे पैसा नहीं दिया, ठीक है, मतलब क्यों पैसा खर्च करना भाई, इतना अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे मिल जा रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ हमारा कंटेंट देखो, बहुत सारा मैं तो ये कहता हूँ हमसे भी बेहतर कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा देखो, इस पे हाथ जमाओ। और कोडिंग वगैरह आप चाहते हो तो पाइथन, आर, जावा, ये 3 कोडिंग आप अभी से थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो नए स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पाइथन आप कई जगह पे यूज़ कर सकते हो। पाइथन तो मेरा मतलब है पाइथन तो काफ़ी फ्यूचर रेडी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखो पाइथन, अगर आप मतलब पाइथन स्टार्ट करते हो, आप बेसिक जानने के बाद आपको चूज़ करना पड़ेगा कि पाइथन में मैं वेब डेवलपमेंट में जाऊँगा, डेटा साइंस में जाऊँगा, मशीन लर्निंग में जाऊँगा, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग में जाऊँगा, कहाँ पे जाऊंगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक जानने के बाद आप डिसाइड करो कि मैं पाइथन में ये चीज़ करूंगा। और देखो हमारा ना कोडिंग जो हम सीखते हैं ना, कोडिंग सीखने का हमारा जो तरीका है वो भी गलत है। हम क्या करते हैं, हम कुछ बेसिक स्टेटमेंट सीखते हैं, उसके बाद फॉर लूप, इफ स्टेट करते जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, फॉर एक एग्जांपल देखता हूँ, आप चाहते हो कि एंड्रॉयड डेवलपर बनना, ठीक है, सो आपको क्या करना है, बस 2 दिन
जावा के ऊपर बिताओ। उसके बाद डायरेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करो और वहाँ पे काम करो। काम करते करते जो सीखना है सीख जाओगे भाई। हाँ ठीक है, डायरेक्ट उस कोर्स में एकदम इन्वॉल्व हो जाओ। काम करते करते चीज़ों और क्लियर हो जाएगा और सीख पाओगे। जैसे क्योंकि इसका जो मतलब आप अगर आप सिलेबस के लिए बैठे रहे तो सिलेबस इतना बड़ा है कि आप सीखते ही जाओगे, सीखते ही जाओगे, काम नहीं कर सकोगे। हाँ। तो इसीलिए काम पे घुस जाओ और काम करते करते सीखो, तो उसमें क्या होगा, आपका काम भी बन जाएगा और आप सीख भी जाओगे। एकदम एकदम। सो यही चीज़ है जो भी लोग इग्नू में नए एमसीए के लिए आ रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको एमसीए बहुत अच्छा लगे और खुद से एकदम जोश के साथ आइए, क्योंकि इस कोर्स, ये जो कोर्स है बना है आप लोगों के फ्यूचर के लिए ही बना है। ठीक है, सो बहुत कैरियर ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आप जावा में वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी, इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है, मतलब बहुत सारा ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा इस कोर्स के बाद। अगर देखिए आपको सब कुछ जानना नहीं पड़ेगा, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए कुछ कुछ सब पढ़ के पास हो जाओ, लेकिन करते करते किसी ना किसी एक फील्ड में आपका इंटरेस्ट आएगा और उस फील्ड में आप एंटर करते जाओगे। जैसे मेरे टाइम पे हुआ था, मैं करते करते एक प्रोजेक्ट बनाया था पीएचपी में और पीएचपी में मेरा इंटरेस्ट आया और उसके बाद वेब डेवलपमेंट पे मैं चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सब मेरे टाइम, यहाँ पे मैं भी मेरा बताना चाहूँगा कि मैंने फाइनल प्रोजेक्ट जो किया था वो .NET पे किया था। तो उसके बाद मेरा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया था मैंने वो था VB.NET। उसके बाद मैंने C# .NET सीखा और उसके बाद काम करता गया और मुझे .NET पे ही नौकरी मिली और मैं अब .NET डेवलपर हूँ। हाँ, तो वही बात है। देखो .NET को, अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि .NET पुराना हो गया, ऐसा नहीं है। .NET अगर मार्केट में काम कर रहे हैं लोग तो मतलब इसका काम मिल रहा है। ठीक है, तो .NET पुराना लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि आप सब देख रहे हो कि अर्नब भाई .NET में ही काम कर रहे हैं, राइट। उसी तरह से लोग PHP सोचते कि PHP बैकडेटेड हो गया। अरे नहीं भाई, PHP बैकडेटेड नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर स्टार्टअप कंपनी वर्डप्रेस PHP में काम नहीं करता। ठीक है, PHP बैकडेटेड नहीं है, बस सस्ता लैंग्वेज है। हाँ, कम पैसे में अपना स्टार्टअप शुरू कर दो। यही तो फंडा है। इसलिए कोलकाता का मार्केट पूरा PHP में। हाँ, मैं बाहर स्टेट का नहीं बताऊंगा, लेकिन कोलकाता का मार्केट, अगर कोलकाता में आप रहते हो और आप चाहते हो पूरी जिंदगी भूखा ना रहना पड़े, आप PHP सीख जाओ। हाँ, सिंपल सी बात है। आपके पास जॉब तो आ जाएगा। हाँ, जॉब आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सब बाहर की बात है। अभी आपको फोकस करना है एमसीए का स्ट्रक्चर जो है, एमसीए सिलेबस देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोस्पेक्टस जो है वो डाल दूंगा। सो सिलेबस अगर आपको अभी भी नहीं पता तो सिलेबस देख लीजिए। और एक चीज़ बताऊंगा, इग्नू का जो बुक्स होगा, नया वाला बुक्स, वो तो अभी आया नहीं। तो जब भी बुक्स मुझे मिलेगा मैं उसका रिव्यू करूँगा। उसके बाद आपको बताऊँगा कि क्या आपको बुक में से पढ़ना चाहिए। और मुझे नहीं लगता एमसीए बीसीए टाइप का सब्जेक्ट बुक्स नोट्स पढ़ के कुछ होता है। बुक्स में मुझे नहीं पता कि नोट्स पढ़ के कभी नोट्स पढ़ा है तुमने? नहीं, हम लोग तो नोट्स खुद बनाते थे कि जो सीखा है उसके ऊपर हम लोग लिखेंगे। कुछ थोड़ा बहुत लिख लिया, या फिर मेरा तो था कि भाई वीडियो देखा, समझ लिया, ओके भाई क्या क्या पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ओके 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 ओके, तो नोट्स है। वही तो वैसे ही हम लोग नोट्स बनाते थे कि ये समझ लिया, तो समझने के बाद हमें जो लगा ये इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा नोट डाउन कर रखते थे, बस वैसे पूरा नोट जैसे बनाते थे 10th में या 12th में, वैसा। हाँ, ये कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है भाई। इसको नोट्स बनाने मत बैठो, जस्ट चीज़ों को समझो और इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो यही था हम लोगों को डिस्कस करना। 2 चीज़ें हमने डिस्कस किया, हमारा एक्सपीरियंस और इग्नू का नया वाला जो स्ट्रक्चर है। 27 मिनट हो चुका है, काफ़ी लंबा वीडियो है। और जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग पूरा देखेंगे। हाँ, ये वीडियो भी पूरा लोग नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन जानते हैं। हाँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि भाई 46,000 के ऊपर सब्सक्राइबर है, लेकिन जब वीडियो डालते हैं मतलब तो नहीं आता। मतलब आज तो हाइड हो गया, आज मतलब 100 व्यूज। ठीक है, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, व्यूअर्स भी आएंगे जैसे एग्जाम आएगा। व्यू है कि आप लोग हमारे साथ हैं तो धीरे धीरे से ग्रो कर जाएंगे और भी व्यूज़ बढ़ेंगे, तो हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। हाँ, सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है भाई। जब हमने एमसीए किया था तो हमारे पास ऐसा कोई चैनल नहीं था। ठीक है, सो लेकिन आप लोग अब एमसीए कर रहे हो, आप बस सोचना आपके पास ये एग्ज़ाम आसान है चैनल है। ठीक है, बस उम्मीद मत छोड़ना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप
इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप किसी भी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। जैसे मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया कमेंट्स को लेकर, सो आपका डाउट जो भी है हम कोशिश करेंगे क्लियर कर पाए। और मैथ्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो मैं अर्नब का इंस्टा यहाँ पे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप अर्नब से बात कर सकते हो इंस्टा जी, पे, ज़रूर। ठीक है। मैथ्स रिलेटेड जितने भी चीज़ें, क्योंकि मैथ्स रिलेटेड मुझे पूछ के फ़ायदा नहीं है, मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर हूँ ठीक है तो चलिए वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो शेयर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अर्नब, तुम कुछ कहना चाहोगे एक्स्ट्रा? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग लगे रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए, और व्यूज़ को थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक शेयर तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा।